हेलो फ्रेंड्स, सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में हम आपका फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम इस लेक्चर में हार्मोनल सेल सिग्नलिंग के बारे में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम देखेंगे कि ये सिग्नलिंग हार्मोन्स के केस में कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स जो हमारे शरीर के अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी के अंदर होती हैं और वो क्या करती हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं बाय सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस करके उसको सिक्रीट करती हैं। पिछले विजुअल लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हार्मोन्स का पूरा स्टेप है सिंथेसिस टू एक्शन तक, वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले कोई सेल उसको सिंथेसाइज करती है और फिर उसको सिक्रेट कर देती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब हार्मोन्स आता है तो दो कंडीशन बनती है। पहला, या तो जो उसका टारगेट सेल होगा वो आसपास ही होता है, जिसको नेबरिंग सेल कहते हैं। तो नेबरिंग सेल पर ही उसके रिसेप्टर होते हैं, तो वो डायरेक्टली नियर बाई सेल पर रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन दिखाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो ज्यादातर केसेस में होता है, कि सेल डिस्टेंट होता है, बॉडी में दूर होता है, तो वहां पर हार्मोन्स को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए, इफेक्टर सेल तक पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंट सेल होता है वहां पर हार्मोन्स रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए थ्रू सर्कुलेशन पहुंचता है, और जब सर्कुलेशन से पहुंचता है तो वहां पे वो रिसेप्टर से बाइंड करके मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि जो हार्मोन्स होता है वो एक केमिकल है। केमिकल का कोई नेचर होगा जो कि किसी न किसी बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल्स होते हैं कहीं न कहीं इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स में से, चारों में से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि प्रोटीन और लिपिड होता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन है, कौन सा लिपिड है, मतलब नेचर वाइज देखें कि कौन सा प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नेचर होता है तो वो पोलर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और जो आपका लिपिड होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ये दो कैटेगरी हार्मोन्स की मेन होती है, और इन्हीं दोनों कैटेगरी के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स या तो पेप्टाइड नेचर का होगा, जो कि एक तरह का प्रोटीन ही होता है, पॉलीपेप्टाइड से को ही हम प्रोटीन कहते हैं, और दूसरा स्टेरॉइड नेचर का हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड में हमने आपको बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में घुलनशील होगा, वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन इनकी क्या खासियत होती है कि साइज इनकी बड़ी होती है। जो पॉलीपेप्टाइड्स के हार्मोन्स होते हैं उनकी साइज लार्ज साइज्ड होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपका पोलरिटी के कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो दो कारण है, एक साइज बड़ा है, दूसरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी परमिबिलिटी नहीं होती है। तो इसके लिए जो हम देखेंगे कि रिसेप्टर होंगे वो सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे, सेल के सरफेस पे, जो भी टारगेट सेल होगा उसके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। और तीसरी बात इसमें आती है कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें जो हार्मोन्स होता है, या सारे केसेस में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करता है। और ये जो आपका पेप्टाइड नेचर का हार्मोन्स है, इस केस में सेकेंड मैसेंजर का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि साइटोसॉल के अंदर होता है। सेकेंड मैसेंजर मैसेज लेकर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब वहां पे जेनेटिक रूप में डीएनए पाया जाता है, जो मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्ट थ्रू सेकेंड मैसेंजर, ये सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम करता है। और इसमें जो हम देखेंगे कि जो सिग्नलिंग है वो हमारा मेन जो होता है जीपीसीआर होता है, मतलब गुआनिन कपुल्ड आपका रिसेप्टर होते हैं। गुआनिन प्रोटीन आपका कपुल्ड रिसेप्टर होता है, जिसको हम लोग जीपीसीआर कहते हैं। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। आगे अभी इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा बात हम कह रहे हैं कि स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स होगा। तो स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, और ये स्मॉल साइज के होते हैं, और साथ ही साथ ये परमिएबल होते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके लिए किसी भी तरह से सेल के सरफेस पर रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं होती है। परमिबिलिटी के कारण ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल में जा सकते हैं।
साइटोसोल में जाने के बाद वहां ये डिसाइड होता है कि वो हार्मोन्स जो है साइटोसोलिक रिसेप्टर के थ्रू काम करने वाला है या जो है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करने वाला है। तो ये दो तरह में डिवाइड हो जाएगा कि मतलब या तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन साइटोसोलिक रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा या तो ये जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। इसके एग्जाम्पल में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन डी, मिनरलोकार्टिकॉइड, सेक्स कार्टिकॉइड्स, बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, कार्टिसोल है, ये सारे हार्मोन्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को समझेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 को समझेंगे और फिर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 3 को समझेंगे। तो 3 भाग में हमने इस वीडियो लेक्चर के इस डायग्राम को डिवाइड कर दिया है, 3 भाग में आपको समझना है आराम से। देखिए हमने आपको जैसा कि बताया कि जो हमारा जीपीसीआर है, ये जीपीसीआर मतलब ग्वानिन जो है प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। जीपीसीआर जो है ग्वानिन जो है प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। मतलब यहाँ पे जो देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये जो हरे कलर से दिखाया गया है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। और जो भी रिसेप्टर होते हैं वो याद रखना, ये पूछा जा चुका है सीएसआईआर के एग्जाम में, जो भी रिसेप्टर होते हैं वो आपका अल्फा हेलिक्स के मतलब बीटा जो है जो अल्फा हेलिक्स के होते हैं, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं और अल्फा के बने होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स के बने होते हैं और ये जो है आपके क्या करते हैं मेम्ब्रेन को पास करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब दैट क्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है। तो जीपीसीआर में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है वो एक प्रोटीन से भी जुड़ा रहता है जो कि ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। इसको कहते हैं मतलब कि हम ना ग्वानिन जो है प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, तो ये ग्वानिन प्रोटीन से जुड़ा रहता है जो एक तरह का ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। और ये इसकी खासियत ये होती है कि ये जो रिसेप्टर होता है इसका एक जो है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन है और रीजन होता है, और एक दूसरा जो होता है इंट्रा साइटोसोलिक रीजन होता है, जिससे जो होता है ग्वानिन जो है ट्राइमेरिक प्रोटीन जुड़ी रहती है और ये 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, 7 टाइम पास रिसेप्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा जो है हार्मोन्स के बारे में इसी रिसेप्टर के थ्रू बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका एक जो है जी स्टिमुलेटरी टाइप के हम जो है एक्शन को देखने जा रहे हैं जो कि हार्मोन्स में होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा जो है रिसेप्टर होता है वो इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि इससे जो है एक जीडीपी मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। ये इनएक्टिव कंडीशन होता है, जब जीडीपी से जुड़ा रहेगा तो ये इसका इनएक्टिव कंडीशन माना जाता है। लेकिन जैसे ही इससे जीटीपी जुड़ता है, जैसे ही इससे जीटीपी जुड़ेगा तो ये जीडीपी छोड़ देता है, जीडीपी यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या है कि जीएस मतलब जी स्टिमुलेटरी ग्वानिन प्रोटीन जीटीपी से जैसे बाइंड करेगा तो ये एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव कंडीशन माना जा रहा है, ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के यहाँ से डीलोकेलाइज हो जाएगा, दूर जाएगा। और मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन एंजाइम है जिसका नाम है एडेनिलिल साइक्लेज कहते हैं, या इसको एडेनिलेट साइक्लेज कहते हैं। ये एंजाइम जो है इसके पास एटीपेज एक्टिविटी होती है और साथ ही साथ जो है ये सीएमपी सेकेंड मैसेंजर को भी सिंथेसाइज करता है। तो क्या करेगा कि इसका जो है ये डोमेन है एडेनिलेट साइक्लेज का जो डोमेन है एटीपेज एक्टिविटी वाला, वो इसके एटीपी के एक जो है फॉस्फेट को रिलीज कर देता है, जिससे ये फिर से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से ये इनएक्टिव फॉर्म में होकर के आके इससे जुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जी जो आपका जीएस है इसके जो पार्ट होंगे वो अल्फा और बीटा गामा डोमेन भी होता है, ये बीटा गामा डोमेन होता है, तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जो ये आपका जो है आपका अल्फा डोमेन होता है और इसका जो होता है गामा डोमेन जो होता है वो डायरेक्टली जो है मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट होती है, ये कनेक्टेड रहती है। इसको जब डिटेल में आप सेल सिग्नलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी ये सब पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो एडेनिलेट साइक्लेज को ये एक्टिवेट करता है, तो ये क्या करता है इसका एटीपेज एक्टिविटी इसको डीएक्टिवेट कर देता है इसके एक फॉस्फेट को रिलीज करके, और इस तरीके से हमने देखा कि मतलब कि फिर से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और प्लस एडेनिलेट साइक्लेज क्या करता है एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, जिसको सीएएमपी कहते हैं, जो कि सेकेंड मैसेंजर होता है। सेकेंड मैसेंजर साइटोसोल में बना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइड हार्मोन्स में एक सेकेंड मैसेंजर के थ्रू काम होता है, मतलब मैसेज न्यूक्लियस को भेजा जाता है। तो साइक्लिक एएमपी क्या करता है, 2 काम करेगा, एक तो मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट कर देगा, दूसरा एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिसको कहते हैं प्रोटीन काइनेज ए। काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फास्फोराइलेशन कराता है।
जो कि एटीपी को यूज करके किसी भी सबस्ट्रेट पर, कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट होगा जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ज्यादातर केसेस में वो उसको एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ये इनएक्टिव मतलब इनएक्टिवेट भी करता है, कोई एक्टिव है तो उसको इनएक्टिवेट भी करेगा। अल्टीमेटली एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन के माध्यम से ये पाथवे को जो है प्रोसीड कराने का काम करता है। तो प्रोटीन काइनेज ए को साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करा देगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी एक्टिविटी ये करवा सकता है, जैसे फास्फोराइलेशन कर दिया बहुत सारी प्रोटीन को जो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को एक्टिवेट कर देगा, जिससे जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन, नई प्रोटीन भी बन जाएगी। इसके बाद कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन को, जो है कंट्रोलिंग का काम भी करता है और सेल ग्रोथ का भी काम ये करता है। साथ ही साथ एक फंक्शन इसका और है कि ये जो है प्रोटीन काइनेज अगर जो है इस रिसेप्टर को, मतलब मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर जो होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स हो जिनके अंदर फास्फोराइलेशन कर दे, अगर फास्फोराइलेशन कर देता है तो ये चैनल खुल जाएगा, जिससे आयंस का भी ट्रांसपोर्ट होने लगता है। जैसे सोडियम आयन अंदर आ रहा है और क्लोराइड आयन जो है वो बाहर जा रहा है, तो आयन ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है यहाँ पे अगर कोई हार्मोन्स है जो कि पेप्टाइड नेचर का है, यहाँ पे हमने इपिनेफ्रिन को लिया। इपिनेफ्रिन हार्मोन जैसे रिसेप्टर से बाइंड करता है वैसे यहाँ पे जो है एक्टिवेशन हो जाता है, इस रिसेप्टर बाइंड करके इसके साइटोसोलिक डोमेन में एक्टिवेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो जीटीपी के बाइंडिंग से शुरू होती है और रिलीज ऑफ जीडीपी से होती है। जैसे ही ऐसा होता है तो वैसे ही इसका जो है गुआनिन वाला ट्राइमेरिक प्रोटीन एक्टिवेट होकर के मेम्ब्रेन में उपस्थित एक एंजाइम, प्रेजेंट एंजाइम जिसका नाम एडेनिल साइक्लेज या एडेनिलेट साइक्लेज है, उसको एक्टिवेट कर देता है। और ये एंजाइम इंटर्न जो है आपका इस एक्टिवेटेड जो है गुआनिन को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है बाय रिलीजिंग 1 फॉस्फेट फ्रॉम द जीटीपी, और ये फिर से अपने जो है इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है। लेकिन एडेनिलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी की सहायता से एडेनिलेट सी एएमपी साइक्लिक एएमपी का जो है फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। एक एंजाइम है जो क्या करता है फास्फोराइलेशन के थ्रू बहुत सारी प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है, जैसे प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करा देगा, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे करा देगा, कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, सेल का ग्रोथ करा देता है, और साथ ही साथ कुछ आयन चैनल्स को भी ओपन कर देता है जैसा रिक्वायरमेंट होता है प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन। तो ये एक जो है हमारा हो गया कि कोई पेप्टाइड नेचर का हार्मोन्स है जो स्टिमुलेटरी टाइप का है। यहाँ पे एक जीक्यू टाइप का होता है, जीक्यू टाइप का जो होता है उसमें कंट्रैक्शन से मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने हार्मोन्स लिया है ऑक्सीटोसिन, प्रोसेस लगभग सिमिलर है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब हम लिए तो इसने भी क्या किया कि मतलब कि जैसे ही बाइंडिंग ऑफ मतलब कि हार्मोन्स होता है टू द रिसेप्टर के एक्स्ट्रा साइटोसोलिक जो है डोमेन में जो है रीजन में, तो ये एक्टिवेट कर देता है इंट्रासाइटोसोलिक जो है रीजन्स को, जहां पे वही प्रोसेस होगा, जीटीपी जो है बाइंड होगा, जीडीपी रिलीज होगा और ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जब मतलब कि जीक्यू और जीटीपी के थ्रू ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेटेड जो है आपका मतलब कि प्रोटीन क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देता है। इसके पास भी एक एटीपेज डोमेन होता है जो इसके आईपी को अलग कर देता है और फिर से इनएक्टिव फॉर्म में मतलब सेकंड जो है आपके लिगेंड्स को या हार्मोन्स को बाइंड करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है, क्योंकि सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, फिर से वो रेडी होना चाहिए फॉर द बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द हार्मोन्स। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गई, ये रिटर्न हो गया है, फिर से ये एक्टिवेटेड जो है फास्फोलाइपेज सी जो होता है वो क्या करेगा कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक लिपिड होता है जिसको कहते हैं PIP2 फास्फोइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, एक लिपिड मॉलिक्यूल्स है जिनको ये तोड़ देता है, काट देता है दो भागों में। एक भाग इसका होता है डाई एसिल ग्लिसरॉल, दैट इज DAG, डाई एसिल ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देगा। डाई एसिल ग्लिसरॉल एक जो है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होता है। डाई एसिल सेकेंड मैसेंजर ये भी है, ये भी आपका सेकेंड मैसेंजर है, ठीक है, ये भी सेकेंड मैसेंजर है और ये भी सेकेंड मैसेंजर, ये सब याद रखना है। तो ये भी सेकेंड मैसेंजर है। तो ये क्या करता है जब मतलब PIP2 जो है जब ब्रेक करता है बाय जो है फास्फोलाइपेज सी, तो ये दो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। एक सेकंड मैसेंजर दैट इज DAG क्या होता है, डाई एसिल ग्लिसरॉल होता है जो कि सॉल्युबल है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और ये क्या करता है कि एक जो है आपका एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी।
प्रोटीन काइनेज सी सिमिलर फंक्शन करता है जो कि जो है प्रोटीन काइनेज ए करता है। मतलब ये भी प्रोटीन का फास्फोरिलेशन करा सकता है, मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है, कंट्रोल ऑफ जो है ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, सेल ग्रोथ करा सकता है। तो ये सारी प्रोसेस ये कराएगा। तो इस तरह से जो है एक पार्ट इसका डीएजी का ये काम हो गया। सेकेंड जो पार्ट होता है वो आपका है IP3। सेकेंड पार्ट जो है इसका क्या है, IP3 है। तो IP3 होता है, ये होता है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट होता है। ये भी एक तरह का सेकेंड मैसेंजर है और ये सेकेंड मैसेंजर के लिए इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मसल्स का केस है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे यहाँ पे जो है चैनल्स होते हैं जिसके पास इसके रिसेप्टर्स होते हैं और ये IP3 जाकर के उनके रिसेप्टर से बाइंड करता है और इसके अंदर स्टोर्ड कैल्शियम को ये इफ्लक्स करा देता है, मतलब बाहर रिलीज करा देता है इन द साइटोसोलिक रीजन में। जो कैल्शियम बाहर रिलीज होता है वो एक प्रोटीन से बाइंड करता है जिसका नाम है कॉल्मोडुलिन। कॉल्मोडुलिन से बाइंडिंग के बाद ये नंबर ऑफ फंक्शन कराना स्टार्ट कर देता है, जैसे मसल का कंट्रैक्शन कराना शुरू कर देगा और एक्टिवेट कर देता है अदर प्रोटीन्स को बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एक एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये बहुत सारे जो है अदर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा जो कि मसल कंट्रैक्शन में या दूसरी जो है आपका पाथवे में रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से हमने दो देख लिया। पहला एक ऑक्सीटोसिन का देखा, तो इसमें जो है आपने देखा कि मतलब कि ऑक्सीटोसिन बाइंड किया, पूरी प्रोसेस हुआ, लास्ट में फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ जो PIP2 को एक जो है ब्रेक कर देता है, मतलब डिसोसिएट करेगा दो पार्ट में छोटे मॉलिक्यूल्स में, दैट इज DAG एंड IP3, जो दोनों क्या है सेकंड मैसेंजर हैं। एक ने जो है प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर दिया जो कि प्रोटीन काइनेज ए की तरह बहुत सारी प्रोटीन को एक्टिवेट करा, सेल ग्रोथ कराया, कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराया, मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट करा देता है। और दूसरा IP3 क्या करता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे प्रेजेंट आयन चैनल के रिसेप्टर से बाइंड करके कैल्शियम को बाहर रिलीज कराता है, दैट इज इफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इन द साइटोप्लाज्म एंड जो कि बाइंड करता है कॉल्मोडुलिन से और मसल कंट्रैक्शन और फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ, दो पढ़ना है जिसका हमारा पॉइंट होगा पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए हमने जान लिया। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि कोई ऐसा हार्मोन है जो लिपिड सॉल्युबल है, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन है, तो मैंने आपको बताया कि अगर लिपिड सॉल्युबल है तो इसके लिए सरफेस पे रिसेप्टर नहीं होगा क्योंकि ये परमिएबल है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो डायरेक्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री कर जाएगा और इंटर करने के बाद या तो साइटोसॉल के अंदर रिसेप्टर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइटोसॉल के अंदर रिसेप्टर होगा तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है क्योंकि उससे एक HSP हित साक प्रोटीन जो है बाइंडेड रहती है और उसको इनएक्टिव रखती है। जैसे ही हार्मोन्स परमिएबल होकर के साइटोसॉल में आता है और इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये HSP प्रोटीन डिसोसिएट हो जाती है और अलग हो जाती है और हार्मोन एक्टिव हो जाता है। तो या तो ये साइटोसॉलिक रिसेप्टर के थ्रू जो है न्यूक्लियस को सिग्नल देगा, जो कि न्यूक्लियस क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और वो या तो एंजाइम होगा या तो कोई फैक्टर, एक्टिव फैक्टर होगा जो कि मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट कर देता है, या तो ये डायरेक्टली क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसको हम लोग हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करके ये हेटेरोडाइमराइजेशन करता है, क्योंकि एक जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल लिया कि अगर जो है ये जो है हमारा जो है आपका हार्मोन्स है ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है वो हमारा जैसे मान लो कि थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। हालांकि ये हार्मोन्स जो है पेप्टाइड वाले के केस में आएगा, पोलर वाले में आएगा, लेकिन ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो ये हार्मोन्स डायरेक्टली न्यूक्लियस में आता है जहां पे ये हार्मोन्स रिस्पांस एलिमेंट से बाइंड करके मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट कराता है। तो अगर जो है आप टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि लिपिड में सॉल्युबल तो नहीं होते हैं लेकिन वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, जैसा कि मैंने एक बताया कि थायरॉक्सिन है। तो इस केस में भी जो है आपका क्या होता है कि परमिबिलिटी टू मेम्ब्रेन के थ्रू काम होता है। तो हमने इस जो है वीडियो लेक्चर में 3 तरह की सिग्नलिंग की बात करी है। जैसे हमने GPCR की 2 बात की, जैसे G स्टिमुलेटरी और G जो है कंट्रैक्शन के लिए जो बात किया, तो इसमें इसका पाथवे ये है, G स्टिमुलेटरी का पाथवे ये है, और लास्ट में हमने लाइपोफिलिक जो है मॉलिक्यूल्स जो होंगे हार्मोन्स के रूप में उनके लिए वो कैसे काम करते हैं सेल सिग्नलिंग में, उनके बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया इस वीडियो लेक्चर में जो है
ऑन टॉपिक जो है हार्मोनल सेल सिग्नलिंग, वो आपको जो है समझ में आया होगा। इसको वीडियो लेक्चर को आप देखें और इससे बेनिफिट हो, और आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा तो कमेंट करें, बुरा लगा या मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आई और क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इंसान सुधारता है तभी वो और अच्छा हो पाता है। तो आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ हेल्प इन जो है हमें जो है अच्छा करने के लिए हमें हेल्प करें आप। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।